हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत या कह सकते हैं टेस्ट सीरीज 2022 के अंतर्गत हम लोग कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। और हमारा पहला जो प्रश्न है, केंद्रीय ललित कला अकादमी 2022 के अध्यक्ष हैं। देख लीजिएगा, एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था आप लोगों का। और इस प्रश्न का जो विकल्प है उत्तम पचारणे, अशोक वाजपेयी, उमेश शाह, उमा नांदुरी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है उमा नांदुरी। जी दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्रीय ललित कला अकादमी की अध्यक्ष उमा नांदुरी जी हैं। उससे पहले उत्तम पचारणे जी केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात नई अध्यक्ष उमा नांदुरी बनाई गई हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1954 ईस्वी में की गई थी और जिसके पहले अध्यक्ष आधुनिक भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी बनाए गए थे। आइए हम लोग देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है। 1950 ईस्वी में नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया चित्र संथालों का लवाई नृत्य का माध्यम है। और यहाँ विकल्प में टेम्पेरा दिया है, दूसरा विकल्प है जल रंग, तीसरा है पैन और चौथा है तूलिका एवं स्याही। तो इस चित्र का जो माध्यम है, जिसका सही उत्तर आपका टेम्पेरा है। हालांकि नंदलाल बोस ने विभिन्न माध्यमों में चित्रकारी किए, जल रंग से किए हैं, टेम्पेरा तकनीक से किए हैं, वाश पद्धति से किए हैं, पेन से किए हैं, ड्राई पॉइंट से किए हैं, लिनोकट तकनीक से इनके द्वारा चित्र बनाए गए हैं, जो ग्राफिक कला की एक विधि है। लेकिन यहाँ संथालों का लवाई नृत्य नामक चित्र इन्होंने टेम्पेरा तकनीक से बनाया है। और नंदलाल बोस अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में एक थे और जो बंगाल शैली से संबंधित चित्र चित्रित करने के लिए जाने जाते थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के 2022 का पुरस्कार मिला है। विकल्प है शक्ति कपूर, आशा पारेख, मुमताज और अरोड़ा ईरानी। तो यहाँ देख रहे हैं विकल्प आप, और यह पुरस्कार दिया गया है अभिनेत्री आशा पारेख को। दोस्तों, यह 68वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है और फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार यह है। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री में देविका रानी थी। और देविका रानी, जिन्होंने एक चित्रकार से विवाह किया था, रूसी चित्रकार। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरिऔध कला केंद्र भवन स्थित है। और इस प्रश्न का जो विकल्प है इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और मेरठ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है आजमगढ़। हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में अभी निर्माणाधीन है, अभी बन करके पूरा नहीं हुआ है। और इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है
वह है सभी चित्रांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ा हुआ है? विकल्प है दृश्य चित्रण, डिजाइन, अमूर्त चित्रांकन और व्यक्ति चित्रण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है व्यक्ति चित्रण। सभी चित्रांकन या इसी को हिंदी में छवि चित्र, व्यक्ति चित्र या इसी को इंग्लिश में पोर्ट्रेट कहा गया है और फारसी भाषा में इसी को सभी चित्रांकन कहा गया है। तो ये पोर्ट्रेट अर्थात व्यक्ति चित्रण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। और सभी चित्रांकन का नाम या व्यक्ति चित्रण का नाम सभी चित्रण, हम लोग मुगल काल जब पढ़ेंगे तो मुगल काल से ही जो है व्यक्ति चित्रण को सभी चित्रण कहा जाने लगा। और पहली बार सभी चित्रण को मुगल काल में अकबर के समय में विशेष स्थान मिला। लेकिन सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छा सभी चित्र जहांगीर के समय में बने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? विकल्प है एप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, सिरेमिक और टेक्सटाइल। तो यहाँ इस चारों विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प है वह है स्कल्पचर अर्थात मूर्तिकारी। और बकिया एप्लाइड आर्ट के अंतर्गत कई कलाएँ आती हैं। सिरेमिक के अंतर्गत मिट्टी के पके पकाए बर्तनों पर कलाकारी की जाती है। टेक्सटाइल जो है ये कपड़ा निर्माण है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो स्कल्पचर है। और भारत में कई मूर्तिकार रहे हैं और इसमें देवी प्रसाद राय चौधरी ने सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि उनके शिष्यों ने भी मूर्तिकला के क्षेत्र में एक नाम स्थापित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में प्रकट हुआ? विकल्प है गोथिक कला, रोमन कला, बैजेंटाइन कला और मिस्र की कला। तो यहाँ इसका सही विकल्प है रोमन कला। रोमन कला जो लगभग 200 ईस्वी में रोम में प्रचलित हुआ और इसमें पत्थर का प्रयोग हुआ सबसे पहले। हालांकि पत्थरों पर और भी कलाओं में चित्रकारी हुई, लेकिन इसमें सबसे पहला जो विकल्प है वो रोमन कला, उसको वरीयता देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है? विकल्प है अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सिद्धार्थ नगर, हजरत बल। तो यहाँ हाजी वारिस अली शाह को ही देवा शरीफ की दरगाह कहा जाता है और देवा शरीफ यहाँ बाराबंकी में है। हालांकि और भी कई मजार हैं, जैसे हम लोग देखे हैं अम्बेडकर नगर में, एक किछौछा शरीफ है सिद्धार्थ नगर ज़िले में, बराव शरीफ है और हजरत बल की दरगाह ये कश्मीर में है। तो ये विभिन्न दरगाह हैं, लेकिन हाजी वारिस अली शाह इनकी दरगाह बाराबंकी में है और इसको देवा शरीफ बोला जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है देवा शरीफ की दरगाह कहाँ है या किछौछा शरीफ की दरगाह कहाँ है, स्थान पूछ लेता है, लेकिन यहाँ उस सूफी संत का नाम देकर के पूछ लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर हस्तलेखन की कला को कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? विकल्प है कैलीग्राफ, व्यावसायिक कला, दृश्य कला, ऑडियोग्राफी। तो इस प्रश्न का
जो सही उत्तर है वह है कैलीग्राफ। सुंदर हस्तलेखन अर्थात इसी को सुलिपिकार भी बोला जाता है और इसी को इंग्लिश में कैलीग्राफर भी बोला जाता है, जिसमें सुंदर लिपियों में कोई लेख लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम है। पहला विकल्प है कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, और इसी विकल्प को आगे पीछे करके कई बार दिया गया। दूसरा विकल्प है कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। तो इस प्रश्न का जो दूसरा विकल्प है कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, ये सही है, क्योंकि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में पड़ी थी और इल्तुतमिश के समय में इसे पूरा किया गया था। फतेहपुर सीकरी की नींव अकबर के द्वारा डाली गई और यह अकबर की राजधानी भी रही, जहाँ कई निर्माण कार्य हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है बुलंद दरवाज़ा, राबिया दुर्रानी का मकबरा, बीरबल का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जैसे बहुत से निर्माण कार्य हुए हैं। और ताजमहल जिसे शाहजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया, जो भारत का राष्ट्रीय स्मारक है और इसे विश्व धरोहर सूची में भी 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन से चित्र से है? और इसका पहला विकल्प है बीजापुर, कांगड़ा, जैन और गढ़वाल। तो कल्पसूत्र, ये इसका जो सही उत्तर है वो है जैन, क्योंकि भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया था, जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और यही जैन शैली को ही और भी विभिन्न नाम दिया गया। जैन शैली को ही पश्चिमी भारतीय शैली, जैन शैली को ही अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली, ग्राम्य शैली या ग्रामीण शैली, तमाम नाम दिए गए। और यहाँ इस शैली की प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ कल्पसूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? विकल्प है अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा। तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर। या दोस्तों, खिचड़ी मेले का आयोजन 10वीं सदी के संत बाबा गोरखनाथ के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें चावल और उड़द के कुछ दाने चढ़ाया जाता है। और नाथ संप्रदाय, जिसकी स्थापना मतेंद्र नाथ ने की थी और जिसका केंद्र गोरखपुर है, तो यहीं पर बाबा गोरखनाथ के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया। तब से हर साल मकर संक्रांति को यहाँ मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं, बीरबल का जन्म हुआ था। विकल्प है लहरपुर सीतापुर, बरन बुलंदशहर, कालपी जालौन और हरिदासपुर अलीगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है कालपी जालौन, जहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था, जिसका मूल नाम महेश दास था और अकबर के नवरत्नों में एक थे। और दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण था ही, अकबर के नवरत्नों में एक बरनी, जिनका जन्म यहाँ बुलंदशहर में हुआ था, बरन नामक स्थान पर। और लहरपुर जो सीतापुर में है, यहाँ पर टोडरमल का जन्म हुआ था। टोडरमल जो अकबर के दरबार के अर्थशास्त्री थे। और हरिदासपुर में स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था। हरिदास जो तानसेन के गुरु भी थे।
आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गीतांजलि की क्या पहचान है? विकल्प है कला का ग्रंथ, आराधना ग्रंथ, नाट्य पुस्तक, कविता की पुस्तक। तो ये गीतांजलि ग्रंथ है, ये कविता की पुस्तक है, इसमें कविता लिखा गया है। और गीतांजलि का अर्थ ही होता है गीतों का उपहार, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1970 ईस्वी में लिखा गया था, या कह सकते हैं 1970 ईस्वी में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ, मूल रूप से बांग्ला भाषा में। और 1913 ईस्वी में इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वालों में रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? विकल्प है इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और आगरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है लखनऊ। ये दोस्तों लखनऊ, ये संग्रहालय, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। और एक इलाहाबाद में संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो लखनऊ है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी भारतीय चित्रकला शैली में ताड़पत्र का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ है? विकल्प है पहाड़ी, कंपनी, मुगल और पाल। तो भारतीय चित्रकला शैली में ताड़पत्र का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वो पाल शैली में हुआ है। तो इसका विकल्प पाल सही है। और ताड़पत्र पर यहाँ पाल शैली में लगभग 2 दर्जन पोथियां चित्रित की गई थी, लेकिन 5 पोथियां अभी भी इसके उपलब्ध है, जिसमें प्रज्ञा पारमिता शास्त्र पहली पोथी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? विकल्प है कांगड़ा, कोटा, किशनगढ़, कुल्लू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किशनगढ़ शैली। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी चित्रकला शैलियों में सबसे उत्कृष्ट कोटि के चित्र किशनगढ़ शैली में बने, जबकि पहाड़ी चित्रकला शैली के सबसे उत्कृष्ट कोटि के चित्र कांगड़ा शैली में बने। और किशनगढ़ शैली के जो शासक रहे, जिनके समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो वो सावंत सिंह थे, जबकि कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष संसार चंद के शासनकाल में पहुंचा। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? विकल्प है 77 वर्ष, 45 वर्ष, 67 वर्ष और 55 वर्ष। तो इस विकल्प के आधार पर 67 वर्ष का विकल्प सत्य के निकट प्रतीत होता है। और हम लोग जानते भी हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें आधुनिक चित्रकला का पिता भी कहा जाता है, और आधुनिक चित्रकला के पिता जिनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 ईस्वी से चित्रकारी शुरू कर दिए।
लेकिन वो 1926 ईस्वी से दिन रात चित्रकारी में जुटे रहे। और इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो जो 67 वर्ष का विकल्प है वो थोड़ा सा सत्य के निकट प्रतीत होता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोम में सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रांकन कौन से चित्रकार ने किया? बहुत ही लोक प्रचलित क्वेश्चन है और इसमें जो विकल्प दिया गया है, फ्रांसिस्को, माइकल एंजेलो, राफेल सेंजियो और मैसाचियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइकल एंजेलो इटली के उच्च पुनर्जागरण के प्रमुख मूर्तिकारों में एक थे और इटली के उच्च पुनर्जागरण या हाई रिनेसा के चित्रकारों में विंची, माइकल एंजेलो और राफेल थे। और इनका सिस्टीन चैपल जो एक भित्ति चित्र था, छत पर चित्रकारी की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत विश्व प्रसिद्ध भी है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक दृश्य कला का अंग नहीं है? विकल्प है ड्राइंग, मूर्तिकला, थिएटर और चित्रकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थिएटर। हालांकि यहाँ थिएटर में भी चीज़ें दृश्यमान होती हैं, इसमें भी दृश्य दिखता है, लेकिन ये जो है चलचित्र या कह सकते हैं इसका स्वरूप कुछ भिन्न है, तो इसलिए ये दृश्य कला का यहाँ अंग नहीं मानेंगे। हम लोग देखते हैं, हमारा अगला 21 नंबर का प्रश्न है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं? विकल्प है उपयोगी कला, सजावटी कला, आध्यात्मिक कला, सामाजिक कला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपयोगी कला, क्योंकि यही उन्नति प्रदान करता है, क्योंकि ये जो जन सामान्य के उपयोग के लिए होता है और इसको प्रयोग करना कभी कभी मजबूरी बन जाती है, तो उन्नति प्रदान करने में उपयोगी कला की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे? विकल्प है BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों, छत्रीनाथ मजूमदार या इन्हीं को शॉर्ट में KN मजूमदार कहा जाता है, क्योंकि छी जो है वो के से लिखा जाता है। तो ये छत्रीनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष रहे। और KN मजूमदार, जिनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और इलाहाबाद में ही 1975 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीला, हरा तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? प्रश्न है प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरा विकल्प है ठंडा और चौथा है तटस्थ। तो ये तीनों जो रंग हैं किस रंग की श्रेणी में आते हैं? तो उसका जो सही विकल्प है वो ठंडा है, क्योंकि यहाँ नीला रंग है, यह प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है, जबकि हरा और बैंगनी पदार्थ के प्राथमिक रंग नहीं हैं, ये द्वितीयक रंग हैं। लेकिन ये तीनों रंग ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन ये तीनों रंग ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं।
हालांकि पदार्थ और प्रकाश के अलग अलग प्राथमिक रंग है, लेकिन कला में पदार्थ के रंग को महत्व दिया गया है, जिसमें लाल, पीला और नीला ये पदार्थ के प्राथमिक रंग हैं। और द्वितीयक रंग है, बैगनी है, नारंगी है, हरा है। और तटस्थ रंग होता है काला, सफ़ेद, ग्रे, ये तटस्थ रंग है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका शरीर कितने आयामी है? विकल्प है 1 आयामी, 2 आयामी, त्रिआयामी, बहुआयामी। तो इसका सही उत्तर जो है वो त्रिआयामी, यानी 3 डायमेंशनल, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो मानव शरीर जो होता है इसके 3 आयाम हैं, या इसी को 3 बीमा कहा गया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कला में माध्यम किसे कहा गया है? विकल्प है प्रतिपदा, सामग्री, औसत और विधि। तो यहाँ कला में माध्यम का संबंध सामग्री है, यानी विभिन्न सामग्रियों से हम लोग कलाकारी में विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं। और माध्यम कोई विधि नहीं है, विधि उसे कार्य करने की तकनीक बताया जाता है, और माध्यम का प्रयोग हम लोग विभिन्न सामग्रियों से करते हैं। अगला प्रश्न है, कल्याण पत्रिका कहाँ से निकलती है? विकल्प है अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और गोरखपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गोरखपुर। दोस्तों, ये कल्याण पत्रिका एक धार्मिक पत्रिका है जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गीता प्रेस बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ धार्मिक पुस्तकें यहाँ से पब्लिश होती हैं। और इस कल्याण पत्रिका निकलना 1923 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था, और लगातार हर महीने पत्रिका निकलती है। अगला हमारा प्रश्न है, तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? विकल्प है रेखा, वर्ण, बुनावट और रूपकार। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रूपकार है, क्योंकि एक रूप दिया जाता है तार के माध्यम से जब हम किसी मूर्ति शिल्प का निर्माण करते हैं। और कई चित्रकार या शिल्पकार रहे हैं जो तारों को या उलझे हुए तारों से एक मूर्ति शिल्प का रूप देते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, लेकिन ये हुआ कि बहुत दिन से प्रश्नों से संबंधित कोई वीडियो नहीं पड़ा है, खास करके टेस्ट सीरीज से संबंधित जो नए टेस्ट सीरीज बन रहे हैं वहाँ से संबंधित। तो एक प्रयास किया गया है, हालांकि बोलने के क्रम में थोड़ी सी आवाज़ भारी हुई है, सर्दी थी और थोड़ा सा फीवर भी था। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न के स्वरूप कैसे रहे हैं, कमेंट करके अवश्य सूचित करिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि चैनल में कला से संबंधित कुछ काम लायक चीज़ें दी जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्या और लोगों को जिन्होंने इस पूरे वीडियो को देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद।